जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम हिंदी ग्रामर से चीजों को शुरू कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो आज का टॉपिक है प्यारे दोस्तों वो है संधि। तो आपको ये ध्यान रखना है कि संधि अपने आप में महत्वपूर्ण टॉपिक है और संधि वाला टॉपिक इसलिए भी आपके लिए जरूरी है क्योंकि अगर हम ये टॉपिक लॉजिकली बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो फिर इससे बाद के जो टॉपिक है वो अच्छे से कर पाएंगे। तो टॉपिक है हमारा संधि। संधि में थोड़ा सा वक्त हम ज्यादा देंगे लॉजिकली चीजों को समझाने के लिए। एक तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपको संधि समझ में आ गई तो आप आराम से उपसर्ग, इसके साथ प्रत्यय, वर्तनी, पर्यायवाची, शब्दार्थ, अनेकार्थी और विलोम शब्द, इन टॉपिक को बिना संधि के नहीं समझा जा सकता। तो हम संधि इसलिए पढ़ा रहे हैं, आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि आपको उपसर्ग, प्रत्यय, वर्तनी, पर्यायवाची, शब्दार्थ, अनेकार्थी और विलोम शब्दों को समझने के लिए लॉजिकली आपको संधि का ज्ञान होना चाहिए। बिना संधि की नॉलेज के, बिना संधि के कॉन्सेप्ट को क्लियर किए अगर आप इन 7 में से कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आप केवल और केवल एग्जाम की दृष्टि से उन चीजों को सरसरी तौर पर रट रहे हो। लॉजिकली जब तक आप चीजों से फ्री नहीं होंगे तब तक ये 100% गारंटी नहीं है कि वहां पे पूछा गया क्वेश्चन आप सही करके आओगे या नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, यहां पर जो टॉपिक है हमारा वो संधि होगा। और दूसरी चीज आपको ये भी ध्यान रखना है, पेपर के एग्जाम की दृष्टि से ये सारे टॉपिक ये संधि पर डिपेंड हैं। इनकी जो भूमिका होगी एग्जाम में वो कम से कम 4 और मैक्सिमम 6% अकेले इनकी भूमिका होगी। तो हम संधि को इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि संधि एक टॉपिक है हिंदी ग्रामर का। हम संधि को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें 4 से लेके 6 क्वेश्चंस जो संधि पर डिपेंड रहने वाले हैं उनको सही करना है। तो यहाँ पर जो 7 टॉपिक है मिनिमम 4 क्वेश्चन आने ही है आपके पेपर में, मैक्सिमम 6 क्वेश्चन होंगे। तो इसीलिए संधि के कॉन्सेप्ट को लॉजिकली आपको समझना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन बनता है कि ये संधि सम और धी से मिलकर बनाया, से मिलकर बना शब्द है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, ये सम संस्कृत का उपसर्ग है और धी ये क्या है, मूल शब्द। तो उपसर्ग का प्रयोग हमेशा किसी मूल शब्द से पहले होता है और ये अपने आप में धातु है जिसका अर्थ होता है धारण करने वाला। जैसे जलधि, प्योधि हम प्रयोग करते हैं, उसमें भी इसी का प्रयोग किया गया है। जलधि जल को धारण करने वाला, प्योधि पानी को धारण करने वाला, वारिधि पानी को धारण करने वाला। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि ये जल, पेय और वारी ये पानी के पर्यायवाची है और धी का अर्थ होता है धारण करना। इन तीनों में एक कॉमन शब्द क्या है, इसमें ये धी है जो कि संस्कृत की क्रिया है जिसको कहते हैं धारण करने वाला। क्लियर? तो कई बार ये पूछा जाता है कि ये धी इसमें क्या है, ये धातु है जिसको हिंदी में क्रिया और इंग्लिश में वर्ब कहा जाता है।
जब तक आपको संधि विच्छेद नहीं आएगा तब तक आप सही पर्यायवाची नहीं बता सकते कि कौन सा पर्यायवाची किसका है। जैसे इसमें अगर हम करेंगे तो ये क्या है, जल और धी। ये क्या है इसमें यहाँ पे, पे और धी। और इसमें ये क्या है यहाँ पे, वारी और धी। धी का अर्थ होता है धारण करने वाला, जल पे वारी का अर्थ होता है पानी, और पानी को धारण करने वाला क्या कहलाता है, समुद्र अर्थात सागर। तो ये सब समुद्र के पर्यायवाची है जिसको हम सागर भी कहते हैं। तो शाब्दिक अर्थ भी पता चल गया, पर्यायवाची आपको समानार्थी जिसको कहा जाता है वो भी पता चला, लेकिन कब, जब आपको संधि आती हो तब। क्लियर। तो आपको ये ध्यान रखना है, संधि में सम उपसर्ग है, धी क्या हो गया आपका मूल शब्द। दूसरा जो क्वेश्चन यहां से बना वो बना शब्दार्थ, अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। संधि का शाब्दिक अर्थ, तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, सुलह, समझौता। ठीक है। और दूसरा क्या है, योग। तो ये संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल, सुलह, समझौता और योग। इसके बाद तीसरा प्रश्न बना संधि की परिभाषा। संधि की परिभाषा। दो निकटवर्ती वर्णों का मेल या योग क्या कहलाता है, संधि। जैसे एक शब्द हमने यहाँ पे हिम लिया, एक आल्य। समाज में दोनों अलग अलग संदर्भों में प्रयोग हो रहे थे। हिम का अर्थ बर्फ है, आल्य का अर्थ घर है। यहाँ मैं एक व्यंजन है और प्रत्येक व्यंजन में कोई न कोई स्वर होता है जो यहाँ ए। इसके बाद में आल्य में क्या है यहाँ पे आ, और इन दोनों को आपस में मिला के क्या बना आ। तो प्यारे दोस्तों जो हम संधि कह रहे हैं वो संधि हम इसे कह रहे हैं, यानी कि दो निकटवर्ती वर्णों का मेल संधि कहलाता है और शब्दों का मेल समास कहलाता है। अगर हमारे पास ये संधि वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता तो हम इस शब्द को जो लिखते हम इस रूप में लिखते, इस शब्द को हम इस रूप में लिख रहे होते। लेकिन संधि ने ये काम इसलिए किया क्योंकि संधि हम दो निकटवर्ती वर्णों के मेल को कह रहे हैं और इनसे हमारे पास जो शब्द बना वो बन गया हिमालय। तो प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना, यहाँ मैं और आ इसका पूरे का काम अकेले किसने किया है, माँ ने किया है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि संधि दो निकटवर्ती वर्णों का मेल तो है ही, लेकिन दो पुराने शब्दों से संधि नए शब्द का निर्माण भी करती है। और नए शब्द का जो अर्थ होता है वो पुराने शब्दों के अनुसार ही रहेगा। यहाँ पे हिम का अर्थ बर्फ है, आल्य का अर्थ घर है, तो हिमालय का अर्थ हो गया बर्फ का घर। बर्फ का घर, हिम का अर्थ बर्फ, आल्य का अर्थ घर। तो यानी कि जो नया शब्द बना पुराने शब्दों के दो निकटवर्ती वर्णों को मिलाकर। तो आपको ये ध्यान रखना है संधि के जो कार्य हुए, यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन बना हमारा संधि के कार्य। ये कॉन्सेप्ट जो हम प्रयोग करते हैं हिंदी व्याकरण में क्यों करते हैं उसका क्या रीजन है। एक तो संधि के द्वारा दो पुराने शब्दों के निकटवर्ती वर्णों के मेल द्वारा नए
शब्द की रचना होती है। दूसरा संधि का कार्य है शब्द की संरचना को, नए शब्द की संरचना को नए बनने वाले शब्द की संरचना को छोटा करना, ये भी संधि का कार्य है। तीसरा, नए शब्द का अर्थ पुराने शब्दों के अनुसार रखना, ये भी क्या कहलाता है? संधि का कार्य। हिंदी शब्दकोश अर्थात डिक्शनरी को, हिंदी शब्दकोश को छोटा रखना, ये भी संधि का ही कार्य है। प्यारे दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है, आज से 4000 साल पहले, ये प्रमाणिक तथ्य है, ठीक है, आंतरिक और बाह्य साक्ष्य के आधार पर, कि 4500 साल पहले तक भारत में कम्युनिकेशन संस्कृत में हो रहा था और वो एक लंबे समय तक हुआ। तो जब संस्कृत में कम्युनिकेशन हो रहा था, संस्कृत में जब बातचीत हो रही थी, तो हमारे पास उस समय बर्फ और घर शब्द नहीं था। ये बर्फ और घर शब्द जो आया, ये 2000 साल पहले के शब्द हैं, लेकिन यहाँ बर्फ के स्थान पे हम हिम का प्रयोग कर रहे थे और घर के स्थान पर हम हाल्या का प्रयोग कर रहे थे। तो इस समाज में प्रचलन में दो अलग अलग शब्द अलग अलग संदर्भों में प्रयोग में लाए जा रहे थे। भाषा वैज्ञानिक और व्याकरण शास्त्रियों ने संधि का एक कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें पुराने शब्दों को पास में लाके उनके दो निकटवर्ती वर्णों को आपस में मिला के उनसे हमने नए शब्द बनाने शुरू कर दिए। उसका रीजन ये था कि जब हमें इस बर्फ हिम का अर्थ पता है, आल्या का अर्थ पता है, तो फिर नए शब्द का अर्थ याद रखना हमारे लिए इजी होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों कि जब हिम का अर्थ बर्फ, आल्या का अर्थ घर, तो हिमालय का अर्थ हो गया बर्फ का घर। यही कारण है कि अभी भी हमारे समाज में एक ही गली में 4 धर्मेंद्र, 5 जितेंद्र और 6 तेजिंदर होते हैं। एक को आवाज लगाते हैं तो 3-4 बाहर निकल के आ जाते हैं, क्योंकि हमने पुराने शब्दों से नए शब्द बनाने की जो प्रक्रिया है, प्रोसीज है, उसको फॉलो नहीं किया है। पुराने समय में जो भाषा वैज्ञानिक व्याकरण शास्त्रियों ने शब्द बना के हमें दिए, हम उन्हीं से काम चला रहे हैं। तो इसीलिए संधि का जो कॉन्सेप्ट आया, वो इसलिए आया कि संधि के द्वारा दो पुराने शब्दों के दो निकटवर्ती वर्णों के मेल द्वारा हम नए शब्द की रचना कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहां पे एक शब्द आ गया भाव और अर्थ। इन दोनों का हम प्रयोग समाज में कर रहे थे अलग अलग अर्थों में, संदर्भों में। अब यहां इस वे का ए आया, इधर से भी ए आया और दोनों को मिला के आ बनाया और इसी से एक नया शब्द बन गया, उसको हमने कहा भावार्थ। ये भावार्थ शब्द हमारे पास तब आया जब समाज में पहले से भाव और अर्थ था। अगर इन दोनों में से एक भी नहीं होता तो आज हमारे पास भावार्थ भी नहीं होता। तो यानी कि पुराने शब्दों के दो निकटवर्ती वर्णों के मेल के माध्यम से हम जो नए शब्द की संरचना कर रहे हैं, उसी को संधि कह रहे हैं। क्लियर? नए शब्द बनने वाले शब्द की संरचना को छोटा किया। अगर हमारे पास संधि नहीं होती तो हम भावार्थ को कैसे लिखा करते? इस रूप में। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि यहां पर इसका काम ये वाला जो है वो अकेले कर रहा है, तो शब्द की संरचना छोटी बनी। ठीक है, पुराने शब्द का जो अर्थ है, नए शब्द का अर्थ वो ही रहा।
आपने देखा होगा जब आप प्राइमरी में थे तो उस समय डिक्शनरी का आकार छोटा था। अगर मैं अपनी बात करूं तो जब हम पढ़ते थे प्राइमरी में तो जितने भी शब्दकोश थे, चाहे वो इंग्लिश का हो या हिंदी का, तो गुटके के टाइप आता है, छोटा आता था, साइज छोटा होता था। धीरे धीरे उसने किताब की शक्ल ली, उसके बाद में फिर वो पूरा ग्रंथ बन गया। और आज कोई भी शब्दकोश अथवा डिक्शनरी 1000 पेज से कम की नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे समाज में शब्द आते चले गए, प्रोडक्ट बने, वस्तुएं बनी, उनका नामकरण हुआ, नाम रखे, तो फिर उनको डिक्शनरी में भी लेना पड़ा। लेकिन संधि वाले कॉन्सेप्ट के पीछे पर्पज यही था कि हमारी जो नई जनरेशन है उनको कम से कम शब्दों को याद रखना पड़े, ताकि समाज में पहले से जो शब्द प्रयोग में आ रहे हैं उनसे ही हम नए शब्द बनाएं, ताकि उनके अर्थ पुराने शब्दों के अनुसार फिक्स हो जाए। तो अगर ये दो नहीं होते तो हमारे पास हिमालय शब्द भी नहीं होता। अब संधि और समास दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। तो दो शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है उसको तो समास कहते हैं, और लेकिन निकटवर्ती वर्णों के मेल के माध्यम से जो हम नए शब्द की संरचना करते हैं उसको कहते हैं हम संधि। क्लियर? इसके बाद यहां से क्वेश्चन आता है संधि के भेद। क्या आता है? संधि के भेद। और संधि के भेद क्या है? 3। तो संधि के 3 भेद हैं। इनमें से संधि का एक भेद होता है स्वर संधि, दूसरा भेद होता है व्यंजन संधि, और तीसरा भेद होता है विसर्ग संधि। अब ये 3 ही भेद क्यों होते हैं, 2 या 4 क्यों नहीं होते? क्योंकि आपने अभी इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या पढ़ी है कि 2 निकटवर्ती वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। ये जो अतः शब्द हैं इसमें ये ए स्वर है, ये तय क्या है? व्यंजन है, और इसमें जो ये विसर्ग है ये अयोगवाह के रूप में आया है। इसको हम किस में रखते हैं? अयोगवाह। अयोगवाह हम उन वर्णों को कहते हैं जो स्वर और व्यंजन में नहीं आए, वो क्या बच गए? अयोगवाह। जिनका योग स्वर और व्यंजन में नहीं हुआ उनको क्या कहते हैं? हम अयोगवाह वर्ण कहते हैं। जैसे यहां पर अयोगवाह जो वर्ण होते हैं मूल रूप से जिनका हम प्रयोग करते हैं, एक तो हमारा ये होता है और दूसरा हमारा ये होता है। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हम 3 प्रकार के वर्णों का प्रयोग करते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। तो जब वर्णों के मेल को हम संधि कह रहे हैं तो जितने भेद वर्ण के होंगे उतने ही भेद संधि के भी होंगे। ये क्या है? ये वर्ण के भेद है। कितने? वर्ण के भेद 3। और जब वर्ण के भेद 3 है तो संधि के भेद भी 3 ही होंगे, क्योंकि हम 3 अलग अलग प्रकार के वर्णों का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे अतः में ए स्वर है, तय व्यंजन है, और ये क्या है? विसर्ग अर्थात अयोगवाह। वर्णों के मेल को संधि कह रहे हैं, तो जितने भेद वर्ण के होंगे उतने ही भेद संधि के भी होंगे। क्लियर? ये थे हमारे बेसिक क्वेश्चंस। अब बात करते हैं आप लोगों के कमेंट की। देखो, सबसे पहले मैं एक इंट्रो क्लास पहले से ऑलरेडी आपको देता हूं कि पढ़ाने के तरीके बताता हूं उसमें कि किस तरीके से अपने आपको हिंदी सब्जेक्ट से फ्री करना है। मैं पहली क्लास में सिलेबस की चर्चा कर लेता हूं, वो ऑलरेडी हो चुकी है। लेकिन कुछ बच्चे पढ़ने पे फोकस ना करके, ठीक है, आपकी दाएं बाएं की जो चीजें हैं उनकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। मेरा अपने पढ़ाने का स्टाइल है वो हमेशा अलग रहा है। जब मैं कोई टॉपिक शुरू करता हूं तो उसी कॉन्सेप्ट पे फोकस किया जाता है, और जब क्लास में थोड़ा टाइम बचता है लास्ट में, उस समय तमाम जो दिक्कतें आपकी हैं उसके बारे में मैं पूर्ण रूप से आपकी सुनवाई करता हूं। तो देखो, अगर आपको हिंदी में बेस्ट परफॉर्मेंस करनी है उसके लिए आपको 3 काम करने पड़ेंगे। सबसे पहला काम है पेशेंस रखना, ठीक है। दूसरा काम है रेगुलर क्लास अटेंड करना, और तीसरा काम है जो टॉपिक चल रहा है उससे दाएं बाएं अपने मन में विचार ना लाना। अगर ये 3 काम आपने कर लिए तो न तो आपको पीएनजी की आवश्यकता पड़ेगी, न आपको किताब की आवश्यकता पड़ेगी, न आपको यूट्यूब पे प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ेगी, और न आपको अपने दिमाग में उथल पुथल मचाने की आवश्यकता पड़ेगी।
पढ़ने का जो बेस्ट तरीका है वो क्या है, जब आपने कोर्स खरीद लिया, आपने पैसे इसमें खर्च कर दिए, तो फिर जब टीचर आपके सामने है तो फिर पीएनजी से क्या करोगे, किताबों से क्या करोगे, मॉक टेस्ट का फिर क्या सवाल है। तो एक तो पेशेंस का मतलब क्या है कि इसमें हिंदी से फ्री होने के लिए समय लगेगा, कम से कम 50 क्लास होगी। जब 50 क्लास हो जाए और उसके बाद भी चीजें आपकी बचे और आपके पास डाउट रह जाए, ठीक है, आपके पास कंटेंट ना पहुंचे, तब तो आपकी ये सारी चीजें वाजिब है। लेकिन क्लास चली और डाउट पहले ही हो गया, टॉपिक शुरू हुआ नहीं और टॉपिक शुरू होने से पहले ही डाउट बन गए, तो इसका मतलब आप दूसरे को सुनना ही नहीं चाहते हो। आपको न तो पढ़ने का तरीका पता, न नौकरी लेने का तरीका पता आपको। अब बहुत सारे बच्चों की क्लास बफरिंग कर रही है, वो मुझे ही बताएंगे सर बफरिंग हो रही है, नेटवर्क में खुद नहीं है, इंफॉर्मेशन मेरे पास पहुंचा रहे हैं। अब मैं एक साथ कई हजार बच्चों को डील कर रहा हूं और कमेंट की जो रफ्तार है वो उतनी है कि परमात्मा अगर मुझे तीसरी आंख भी देता तो भी मैं सारे कमेंट ना पढ़ पाता। तो इसीलिए प्यारे दोस्तों, मैं तमाम उन बच्चों को ख्याल में रखकर, जो एवरेज स्टूडेंट हैं, जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं, जिनको हिंदी का कै ख भी नहीं आता और जिन्होंने हिंदी को अनेक बार, अनेक सालों में, अनेक टीचरों से, अनेक किताबों से पढ़ लिया है, मैं उनको भी जेहन में रख के चलता हूं। लेकिन आप लोगों की समस्या, दुविधा दूर तब होगी जब हमारा ये टॉपिक शुरू होने के साथ आने वाली 4-5 क्लासों में कंप्लीट होगा। और जैसे ही टॉपिक कंप्लीट, तो इस टॉपिक से बनने वाले जितने भी आपके डाउट है वो सारे ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगे। आपका डाउट ही केवल तब तक है जब तक ये टॉपिक कंप्लीट नहीं होता। आपको हिंदी में दुविधा केवल तब तक है, समस्याएं तब तक है जब तक आपकी हिंदी कंप्लीट नहीं होती। ये आपको ध्यान रखना है। मेरे किसी भी बैच में पीएनजी नहीं दी जाती है, न आगे किसी बैच में पीएनजी दी जाएगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। एक स्टूडेंट एक ही कमेंट को मैक्सिमम 3 या 4 बार कर सकता है, 50 बार नहीं कर सकता। अगर आप पढ़ने नहीं आए हो, सिर्फ अपने आप को यहाँ पे एडजस्टमेंट में आपको दिक्कत हो रही है, तो फिर उस समस्या का सॉल्यूशन आपको समय के साथ ही मिलेगा। क्योंकि जब आप दूसरे को सुनोगे नहीं, कुछ टाइम नहीं दोगे, तो आपको नहीं पता चलेगा कि पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या है, चीजों से फ्री होने का बेस्ट तरीका क्या है। तो इसीलिए पेशेंस आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी आप मेरे से पूछना चाहते हो, अगर आप नहीं भी पूछोगे, जो भी आप मेरे से मांगना चाहते हो अगर नहीं भी मांगोगे, जो भी मुझे आप कहना बताना चाहते हो अगर आप नहीं भी कहोगे, तो भी वे सारी चीजें टाइमली आपके पास पहुंचेगी भी और आपकी हर बात की सुनवाई भी होगी। लेकिन अगर मैं अपनी क्लास में 1.5 या 1.25 घंटे की क्लास में अगर 100 बच्चों के कमेंट भी पढ़ने लगा, तो टॉपिक तो कभी पूरा होगा ही नहीं। तो इसलिए जहां 50+ क्लासें लेनी होती है, तो दोस्तों वहां थोड़ा पेशेंस रखें, अपने आप को समय दीजिए थोड़ा, ठीक है। जिस टॉपिक पे हम अभी फोकस किए हैं उस टॉपिक के आसपास ही रहिए और बाकी जितनी भी चीजें हैं उनको आप, ठीक है, बाद में सॉर्ट आउट कर लेना। क्योंकि आप भर्ती तब हो पाओगे जब आप इन कॉन्सेप्ट से फ्री होंगे, ठीक है। चलो जी, तो ज्यादा मेहनत ना करें, ठीक है, कमेंट करने पे, चीजों पे फोकस करें। क्योंकि हर टॉपिक में आपको 50% चीजें नहीं मिलेगी। आपने जिन किताबों से पढ़ा है, ठीक है, वो सब आधे अधूरी नॉलेज के साथ हैं। किताबें केवल ये कहती है कि ऐसा होता है, लेकिन यहाँ टीचर ये भी बताएगा ऐसा कब होता है, ऐसा कब नहीं होता और ऐसा क्यों होता है। टीचर यहाँ सीक्वेंस में चलेगा, लॉजिकली टॉपिक लेके चलेगा। अब तक आपने जिंदगी में एक भी सब्जेक्ट, हिंदी की तो बात ही छोड़ दो, एक भी सब्जेक्ट आज तक आपने सीक्वेंस में और लॉजिकली नहीं पढ़ा, केवल रटा है, सरसरी तौर पे ऊपर ऊपर से देखा है। किसी भी टॉपिक से बनने वाली जितनी भी क्वेश्चंस की वैरायटी है, वे सारी वैरायटी आज तक आपने करी नहीं। ये सच्चाई है। अदरवाइज ये वही हिंदी है जो 6, 7, 8, 9, 10th, 11th में आप पढ़ के आ चुके हो। आप में से बहुत सारे बच्चों ने बीएड में, डाइट में तमाम हिंदी पढ़ी है और उसमें ये वाले सेक्शंस भी थे। तो यानी कि जिस हिंदी को ऑलरेडी पिछले 10 साल हम दे चुके हैं,
उस हिंदी को दोबारा से फिर पढ़ना पड़ रहा है, उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपको ना तो सीक्वेंस का पता, ना लॉजिक का पता, ना पढ़ने के तरीके का पता, और ना नौकरी के लिए किस तरीके से आपको अचीवमेंट चाहिए हिंदी में उसका पता। इसी वजह से यहाँ आपके पास ज्यादा समस्याएं होती है। हर बच्चे के पास कहने के लिए बहुत कुछ है, और मुझे भी सुनने के लिए परमात्मा ने कान दिए हैं, 2 आंखें दी है, लेकिन यहाँ सारा का सारा खेल ब्रेन का है। ना कान से सुनने की ज्यादा आपको कोशिश करनी है, ठीक है, ना आंखों से देखने की कोशिश करनी है। यहाँ ब्रेन को एक्टिव रखना है, और जब ब्रेन को एक्टिव करके किसी एक चीज पे सेंट्रलाइज कर लोगे तो कान केवल वही काम करेंगे जो करना चाहिए, और आंख केवल वही काम करेगी जो भर्ती होने के लिए जरूरी है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उम्मीद करता हूं कि यहां से ये जो बेसिक क्वेश्चंस बने आपके, ये आपको समझ में आ गए होंगे कि संधि में सम उपसर्ग है। धी ये संस्कृत की क्रिया है, जिसको धातु कहते हैं, इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। सम और धी से मिलकर ये शब्द बना है। शाब्दिक अर्थ मेल, सुलह, समझौता और योग है। 2 वर्णों का इसमें आपस में मेल होता है, योग होता है, सुलह होता है, समझौता होता है। आपने शिमला समझौता भी पढ़ा होगा भारत पाकिस्तान के बीच, वो भी 2 देशों के बीच संधि है। तो जब भी कहीं पड़ोसियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ या पड़ोसी देश के साथ कोई विवाद होता है तो फिर दोनों की शर्तों पे समझौता होता है, दोनों की शर्तों पे सुलह होती है, दोनों की शर्तों पे उनका मेल कराया जाता है। संधि में भी ऐसा ही है, वर्णों के बीच समझौता होता है। तो यहां आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन ये बना कि यहाँ जो ये अनुस्वार आया है, ये अनुस्वार किस वर्ण के स्थान पे आया? ये अनुस्वार आया है इस मैं के स्थान पे। क्लियर? क्योंकि ये अनुनासिक वर्ण है। तो जो 5 वर्ण होते हैं वो प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम वर्ण होता है वो अनुनासिक वर्ण कहलाता है। तो यहां पर ये जो आया है ऊपर अनुस्वार, किसके स्थान पे आया? मैं के स्थान पे। पै वर्ग का अंतिम वर्ण है मैं, पै फै बै बै मैं। क्लियर? तो एक क्वेश्चन ये भी होता है कि अनुस्वार का प्रयोग किस वर्ण के स्थान पे हुआ है? मैं के स्थान पे। क्लियर? इसके बाद परिभाषा, 2 निकटवर्ती वर्णों का मेल। ठीक है, निकटवर्ती का मतलब क्या हुआ कि एक चीज इधर से आ रही है, एक आ रही है इधर से, आपस में मिलाना है तो पहले वाले का लास्ट वाला लेंगे और लास्ट वाले का पहले वाला लेंगे, तभी तो दोनों एक बनेंगे। मेरे हाथ की ये 2 उंगली है, मुझे एक बनानी है, तो ये पहले वाली उंगली का आगे वाला छोर और बाद वाली उंगली का पहला छोर आपस में मिलेगा तब एक होगा। इसलिए संधि के अंदर जो पुराने शब्द होते हैं तो उसका लास्ट वाला जो वर्ण होता है, अगर वो व्यंजन है तो उसमें जो स्वर छिपा हुआ है, क्योंकि ये है मैं और ये जो मैं बना है ये मैं और ऐसे मिलके बना है, तो ये जो मैं बना है ये आधा मैं और ऐसे मिलके बना है, तो इसमें लास्ट वाला वर्ण तो ए हुआ ना, तो वो लास्ट वाला यहां हमने ले लिया, बाद वाले शब्द का यहां पहला ले लिया, दोनों को आपस में मिलाया आ बना, और इसीलिए यहां हिमालय में ये आ आया हुआ है। क्लियर? इसके बाद संधि के कार्य आप समझ गए क्या कार्य है। ठीक है, संधि के भेद 3 होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि कहाँ होती है? स्वर संधि जहां 11 स्वर में से किन्हीं 2 स्वर का मेल हो, वो क्या कहलाते हैं? स्वर संधि। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बना कि ये 11 स्वर क्या होते हैं? ए, आ, ई, उ, री, ओ और हिंदी में हम इन 11 स्वर का प्रयोग करते हैं। संस्कृत में 12 स्वर का प्रयोग होता है, और जो 12वां और 13वां स्वर होता है वो कौन सा होता है? एक तो होता है ये वाला री, बड़ा री इसको बोलते हैं, और एक होता है, लिख लेते हैं, एक तो ये वाला बड़ा री होता है जिसका प्रयोग ऋचा में किया जाता है, जिसका प्रयोग पित ऋण में किया जाता है, और एक होता है ये वाला जिसका प्रयोग कर्पा में किया जाता है,
अवतरण अर्थात तिनके में किया जाता है या फिर मात्र में किया जाता है। तो यानी कि एक तो हमारा ये और दूसरा प्यारे दोस्तों हमारा ये 12वें स्वर के रूप में संस्कृत में प्रयोग होता है और ये 13वें स्वर के रूप में संस्कृत में प्रयोग होता है। हालांकि ये भी आपस में मेल कर सकते हैं, मिल सकते हैं, क्योंकि ये भी स्वर के अंदर आते हैं। तो अगर इन 13 में से कोई भी 2 स्वर आपस में मिल रहे हैं तो वो क्या कहलाते हैं? स्वर संधि के उदाहरण कहलाते हैं। चौथा पॉइंट क्या है? स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं स्वर संधि के? 5 भेद। तो उन 5 भेदों में कौन कौन से आते हैं? स्वर संधि के भेद कितने? 5। कौन कौन से? एक होता है दीर्घ संधि, दूसरा होता है यण संधि, तीसरा होता है गुण संधि, चौथा होता है वृद्धि संधि और 5वां होता है अयादि संधि। अब क्वेश्चन ये बना, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है? इन 5 को छोड़ के जो भी आ जाए प्यारे दोस्तों वो स्वर संधि का भेद नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद है? इन 5 में से जो आ जाए वो स्वर संधि का भेद है। जहां एक जैसे वर्णों का स्वर का मेल हो वो स्वर दीर्घ संधि होती है। जहां एक जैसे स्वर वर्णों का मेल हो वो क्या है? स्वर संधि। जहां शब्द के बीचों बीच य रे वर्ण हो तथा इनसे पहले कोई आधा व्यंजन हो, जिसको स्वर रहित व्यंजन कहते हैं। आधा व्यंजन हो तो वो क्या कहलाते हैं? यण संधि कहलाती है। जहां शब्द के बीचों बीच एक मात्रा आई औ की हो वो सारे एग्जाम्पल गुण संधि के होते हैं। जहां शब्द के बीचों बीच, क्योंकि संधि कहाँ होती है? शब्द के बीच में। जहां शब्द के बीचों बीच 2 मात्रा आई और औ की हो वो क्या कहलाते हैं? वृद्धि संधि। जहां शब्द के बीचों बीच य व वर्ण हो तथा इनसे पहले स्वर सहित व्यंजन अर्थात पूरा व्यंजन, स्वर सहित व्यंजन हो वो क्या कहलाते हैं? अयादि संधि। ये शॉर्ट ट्रिक है स्वर संधि के 5 भेदों की।
तो आपको ये ध्यान रखना है, हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, स्वर संधि को एक दिन में ही कंप्लीट नहीं कर लेंगे, 2 लेक्चर तो इसी में चाहिए, लेकिन ये तमाम उन बच्चों के लिए हैं जिनको संधि से डर लगता है। तो यहाँ स्वर संधि के 5 भेद हैं। तो हम पहली जो कंडीशन है ये कह रहे हैं कि जहां एक जैसे स्वर वर्णों का मेल हो। अब एक जैसे स्वर वर्णों का मेल कैसे हुआ? जैसे हमने एक शब्द ले लिया यहाँ देवालय, एक शब्द लिया यहाँ विद्यार्थी, दूसरा ले लिया हमने यहाँ रविंद्र, और इसके बाद हमने शब्द ले लिया यहाँ भानुदय। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें संधि विच्छेद करते समय शब्द को ऐसी जगह से तोड़ना होता है, ऐसी जगह से अलग करना होता है जहां उनके दोनों टुकड़े का कोई ना कोई अर्थ, कोई ना कोई मीनिंग, कोई ना कोई भाव या किसी न किसी सेंस में वो प्रयोग हो। हमने सबसे पहले इसके 4 टुकड़े कर लिए, एक देव और आल्य, दूसरा हमने किया देवा और लय, तीसरा हमने किया यहाँ देव और लय, और चौथा देवाल और ये, और इसके बाद में हमने देव और आल्य। अब इन चारों में से देवालय का संधि विच्छेद वो ही सही होगा जो आज तक आपने पढ़ा है, लिखा है, सुना है, समझा है या फिर देखा है। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि आज तक आपने ये वाल्य नहीं पढ़ा है, ना सुना है, ना लिखा है, ना देखा है, तो इसका मीनिंग नहीं है, तो ये संधि विच्छेद नहीं हो सकता। क्योंकि सार्थक शब्दों से ही सार्थक शब्द का जन्म होता है, निरर्थक शब्दों से अर्थ वाला शब्द नहीं बन सकता है। क्लियर? दूसरा, यहां पर इस लय को आपने ताल की सेंस में पढ़ा है, ठीक है। यहां पर ये आज तक ये शब्द आपने ना पढ़ा है, ना लिखा है, ना सुना है, तो ना इसका ये संधि विच्छेद ठीक है, ना ये है। आपने देव और आल्य दोनों पढ़े भी है, लिखे भी है, सुने भी है, देखे भी है। क्योंकि सार्थक शब्दों से ही सार्थक शब्दों का जन्म होता है। तो यहाँ देव में से हमने ले लिया ए, आल्य से लिया आ, तो ये हो गए एक जैसे वर्ण अर्थात सजातीय। तो जब ये एक जैसे स्वरों का मेल हुआ तो ये कहलाई हमारी दीर्घ संधि। क्योंकि मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, जहां एक जैसे स्वर वर्णों का मेल हो वो क्या कहलाते हैं? वो दीर्घ संधि के उदाहरण कहलाते हैं। ये दोनों के दोनों एक जैसे हैं। जी, सैटरडे को क्लास नहीं होती है सन्नी, मंडे टू फ्राइडे का शेड्यूल है और मंडे टू फ्राइडे ही क्लास हो। क्लियर? जो भी क्लास है आप ये मत सोचा करो कोई भी दिक्कत होगी अगर यहाँ से, तो वो सब बच्चों के साथ होगी, और उस दिक्कत को आपके बिना कहे, आपके बिना बताए हमारी जो टेक्निकल टीम है उसको टाइम रहते ही दूर कर लेते हैं। तो इसलिए कई बच्चे अभी भी ऑनलाइन क्लास चलाना नहीं सीखे हैं, सही तरीके से ऐप पे कैसे काम करना होता है, कैसे वहां से फायदा उठाना है, कौन सी चीज कहाँ देखना है, वो भी नहीं। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, मैं एक बार चेक करा लेता हूं। वॉइस में कोई प्रॉब्लम है? जी जी, हाँ, दिल्ली में अदर स्टेट के जितने भी विकलांग बच्चे हैं, हैंडीकैप्ड हैं, उनको छूट जरूर है। क्योंकि विकलांग कहीं का भी बच्चा हो वो सभी स्टेट में मान्य होता है। ठीक है, उस कैटेगरी में यहाँ पे पर्टिकुलर ऐसा नहीं होता कि वो दूसरे स्टेट का है तो एक स्टेट उसको छूट नहीं देगा, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट है के नियम उस पर अप्लाई होते हैं। जी ठीक है। तो जिसको डबल डबल आवाज सुनाई दे रही है वो अपने सिस्टम को ठीक करें, अपने मोबाइल में थोड़ा सा चीजों को सही करें। ठीक, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो जी, तो यहां पर संधि विच्छेद कौन सा सही है कौन सा गलत है
उसको आप कैसे पहचानोगे? मान के चलो आपको नहीं पता कि ये जो शब्द बना इसके पुराने शब्द कौन से हैं, कौन से दो पुराने शब्दों के दो निकटवर्ती वर्णों को हमने इसमें मिलाया। तो आपके पास दूसरा तरीका ये है कि यहां पर इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसका मीनिंग नहीं है, इसका मीनिंग नहीं है, और जब तक दोनों का मीनिंग नहीं होगा तब तक वो राइट संधि विच्छेद नहीं होगा। अर्थात जब तक दोनों का अर्थ नहीं होगा उससे नया शब्द नहीं बनेगा। क्लियर? तो इसीलिए प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, ये क्या कहलाया? देव और आल्य, ये क्या है? देवाल्य। यहां पे दो वर्णों का मेल हुआ, दोनों एक जैसे, एक छोटा एक बड़ा है, और यही आपको यहां बताया गया है कि जहां एक जैसे स्वर वर्णों का मेल हो दीर्घ संधि का उदाहरण है। अब यहां पर इसका विद्यार्थी में ये क्या है? विद्या और अर्थी। विद्या मतलब शिक्षा, अर्थी मतलब ग्रहण करने वाला। विद्या को ग्रहण करने वाला क्या कहलाता है? विद्यार्थी। ये भी दोनों एक जैसे हैं, और जब ये एक जैसे हैं तो ये भी दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। यहाँ पे ये जो शब्द बना है ये रवि और इंद्र से मिलके बना है। यहाँ से छोटा ई आया, इधर भी छोटा ई आया, और दोनों मिलके क्या बन गए? बड़ा ई। ये दोनों हैं एक जैसे, ये भी दीर्घ संधि का उदाहरण है। यहाँ पे एक है भानु, दूसरा क्या है? यहाँ उदय है। यहाँ से छोटा ऊ लिया, इधर से भी छोटा ऊ लिया, दोनों मिलके बड़ा ऊ बने, दोनों हैं एक जैसे, और जब ये दोनों एक जैसे हैं तो ये भी दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो प्यारे दोस्तों जो वर्तनी डिपेंड है वो संधि पे डिपेंड है। रविंदर में यहाँ बड़े ई की मात्रा आएगी। रविंदर में कौन सी मात्रा आएगी? यहाँ बड़े ई की मात्रा। क्यों आएगी? क्योंकि दो छोटे ई मिलके बड़ा ई बनता है। भानुदय में यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा आएगी, क्योंकि दो छोटे में ऊ मिलके बड़ा ऊ बनता है। तो भानुदय की ये वर्तनी सही है, रविंदर की ये वर्तनी सही है, विद्यार्थी की ये वर्तनी सही है, देवालय की ये वर्तनी सही है। तो ये सजातीय थे, एक जैसे थे, एक जैसे थे, और जहां एक जैसे वर्णों का मेल हो वो क्या कहलाते हैं? वो दीर्घ संधि कहलाती है। दूसरा देखिए जी, यहाँ पे एक शब्द ले लिया हमने, इत्यादि। दूसरा शब्द लिया यहां हमने प्रत्यक्ष। इसके बाद हमने यहां शब्द लिया मात्राज्ञा, और इसके बाद यहां शब्द लिया अन्वेषण। तो यण संधि की जो कंडीशन है वो क्या है? जहां शब्द के बीचों बीच य वर्ण हो या फिर रे वर्ण हो या वे हो, तथा इनसे पहले कोई आधा व्यंजन हो। अब देखो ये अप्लाई हो रही है कि नहीं? यहाँ पे यहाँ शब्द के बिल्कुल बीचों बीच य वर्ण है, उससे पहले आधात है। यहाँ भी बीच में यह, उससे पहले आधात है। यहाँ भी बीच में रह, उससे पहले आधात है। यहाँ भी बीच में वह, उससे पहले आधान है। तो जब किसी शब्द के बीच में य वर्ण हो, रे वर्ण हो, वह हो और उससे पहले आधा व्यंजन हो तो वो यण संधि का उदाहरण होता है। कंडीशन अप्लाई हो गई। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जहां पर कोई दो वर्ण मिलकर, इसका राइट संधि विच्छेद क्या होगा? इति और आदि। क्योंकि आपने इन दोनों को पढ़ा भी है, लिखा भी है, सुना भी है और देखा भी है। ये क्या हो जाएगा? परति और अक्ष। ये क्या हो जाएगा? इसका संधि विच्छेद मात्र और आज्ञा। और ये क्या हो जाएगा? इसका संधि विच्छेद अनु और ऐसन। ये राइट संधि विच्छेद इसलिए है क्योंकि आपने इनको पढ़ा है, लिखा है, सुना है, देखा है। और जो आपने पढ़ लिया, सुन लिया, लिख लिया, देख लिया, समझ लो उसका कोई न कोई मीनिंग होता है और वो सार्थक शब्द कहलाता है। दो पुराने सार्थक शब्दों से ही नए शब्द का निर्माण होता है। निरर्थक शब्दों से सार्थक शब्द नहीं बन सकते। निरर्थक का मतलब बिना अर्थ वाला। यहां से क्या आया? छोटा ई, इधर से आया आ। ई और आ मिलके क्या बन गया? या। तो दो वर्ण मिलके या बना रहे हैं। यहां से क्या आया? ई, इधर से क्या आया? ए। ये आपस में मिलके क्या बन गया? ये। यहां से क्या आया? री, इधर से क्या आया? आ।
ये दोनों मिलके क्या बन गया, रा। ये वाला रे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, और ये वाला तय। भाई इसमें से ये निकालेंगे, ये वाला है ना, ये रे और ये आ, ठीक है। जब इसमें से ये निकालोगे तो आधा तय बचा ये ऊपर। यहां से क्या आया, ऊ, इधर से क्या आया, आई, और ऊ और आई को मिला के क्या बनता है, वे। ऊ और आई वे। जब इसमें से ऊ निकाला तो आधा न बचेगा, जब इसमें से री निकाला तो आधा तय बचेगा, जब इसमें से ये ई निकाला तो ये आधा तय बचेगा, और जब इसमें से ये वाला ई निकाला तो ये आधा तय बचेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि शब्द के बीचों बीच यदि ये, रे या वे और उससे पहले आधा व्यंजन है तो ये दुनिया के सारे एग्जाम्पल यण संधि के होते हैं। तो ये भी कंडीशन अप्लाई हो गई, ठीक है। हालांकि मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा इसके बहुत सारे एग्जाम्पल, अभी तो जो आपकी घबराहट है उसको दूर कर रहे हैं। जहां शब्द के बीचों बीच एक मात्रा आई और औ की हो तो वो क्या कहलाते हैं, गुण संधि के उदाहरण कहलाते हैं। वो क्या कहलाएंगे, गुण संधि के उदाहरण। जैसे यहां शब्द आ गया रमेश, नरेंद्र, सुरेश, योगेंद्र, परोपकार। एक और ले लो, थोड़ा सा इधर लिखना पड़ेगा, रमेश, नरेश, सुरेश, योगेंद्र, परोपकार, सूर्योदय। यहां पे शब्द के बिल्कुल बीचों बीच एक मात्रा है, इसमें भी एक मात्रा है, इसमें भी एक मात्रा, इसमें भी एक मात्रा, इसमें भी एक मात्रा, इसमें भी एक मात्रा। यहां जो एक मात्रा है यहां से लेके यहां तक वो मात्रा है आई की, और इन दोनों में जो एक मात्रा है वो मात्रा है औ की। तो जहां, क्योंकि इसकी मात्रा एक होती है या फिर इसकी मात्रा एक होती है, ये वाली, इसकी भी मात्रा एक होती है, ये वाली। तो जहां आई और औ की एक मात्रा शब्द के बिल्कुल बीचों बीच हो, वे सारे के सारे गुण संधि के उदाहरण कहलाते हैं। किसके कहलाते हैं, गुण संधि के। क्लियर। अब जब हम इनका संधि विच्छेद करते हैं तो उसके आधार पे भी देख लेते हैं। शब्द को ऐसी जगह से अलग करना है जहां उसका मीनिंग हो जाए। रमा और ईश, नर और इंद्र, सुर और ईश, योग और इंद्र, पर और उपकार, परोपकार, सूर्य और उदय, सूर्योदय। तो कौन से दो वर्णों का मेल हुआ, आ और ई, ये दोनों मिलके आई बना रहे। यहां से ए और ई, ये दोनों मिलके आई बना रहे। यहाँ पे भी ए और बड़ा ई, ये दोनों मिलके आई बना रहे। यहाँ पे भी ए और ई, ये दोनों मिलके आई बना रहे। यहाँ पे ए और ऊ, ये दोनों मिलके औ बना रहे। यहाँ पे भी ए और ऊ, ये दोनों मिलके औ बना रहे। तो आपको यही तो बताया, जहां आई और औ बनेगा वहां शब्द के बिल्कुल बीचों बीच एक मात्रा आएगी, और जहां शब्द के बिल्कुल बीचों बीच एक मात्रा आएगी वे सारे के सारे गुण संधि के उदाहरण कहलाएंगे। अब कुछ बच्चों को दिक्कत ये है, सर आ और ई मिलके भी आप ये बना रहे और ए और ई मिलके भी बना रहे हैं। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, एक छोटा मिले उसके साथ दो बड़े मिले, एक छोटा एक बड़ा मिले, एक बड़ा और एक छोटा मिले,
तो इन सब से बनेगा आ ही, क्योंकि आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने ये दो बड़े आ लिए और आप यहां इससे ये बना लो, ये तो कोई वर्ण ही नहीं है। यानी कि दो छोटे मिलके भी, दो बड़े मिलके भी, एक छोटा एक बड़ा, एक बड़ा एक छोटा मिलके भी आ ही बनता है। ऐसे ही अगर आप यहां पर ए के साथ में प्यारे दोस्तों ई मिला रहे हो, अगर आप ए के साथ में बड़ा ई मिला रहे हो, आ के साथ में छोटा ई मिला रहे हो, या आ के साथ में बड़ा ई मिला रहे हो, तो इन सब से ये आई ही बनेगा। बात समझ में आई? ठीक है। तो यहां पर ये सब एक ही कंडीशन को, बस अंतर क्या है, इसका उच्चारण करने में समय कम लगता है, इसका ज्यादा लगता है। इसमें उच्चारण करने में समय कम लगता है, इसमें ज्यादा लगता है। जितना समय इसमें लगता है इसका दोगुना लगता है, जितना इसमें लगता है इसमें दोगुना लगता है। उच्चारण करने के क्रम में बस समय कम और ज्यादा है, अदरवाइज इनकी भूमिका एक ही होती है, एक ही जगह से इनका उच्चारण भी किया जाता है। तो ये भी कंडीशन समझ में आ गई कि जहां पे ऐ और औ बनेगा प्यारे दोस्तों, वो कहलाएंगे गुण संधि। जहां शब्द के बिल्कुल बीचों बीच एक मात्रा होगी, अब मान के चलो कोई आपसे पूछने लगे राकेश में संधि बताइए, तो शब्द के बीचों बीच एक मात्रा है, तो आप क्या कहोगे? गुण संधि के उदाहरण है। आप क्या कहोगे? जहां शब्द के बीचों बीच एक मात्रा हो, जहां शब्द के बिल्कुल बीचों बीच एक मात्रा ई और औ की हो, गुण संधि। क्लियर? पहले आप ये कंप्लीट करो, जब DSSB का नोटिफिकेशन आएगा तो हम TGT और PGT हिंदी और UGC नेट तीनों का एक ही बैच लेके आते हैं हर बार। तो जो भी वैकेंसी आई है, अभी KVS की आई थी, तो KVS TGT PGT दोनों की तैयारी आप लोगों को कराई गई थी। उसका सिलेबस अलग होता है, वहां बहुत ज्यादा डीप में, बहुत ज्यादा गहराई के साथ हिंदी के 8 अलग अलग सेक्शन पढ़ने होते हैं। या तो आपको केवल और केवल हिंदी के यहाँ 2 ही सेक्शन आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो ये हिंदी केवल वो वाली हिंदी है जो जर्नली पूछी जाती है। क्लियर? जब आपको यूपी TGT, DSSB TGT, KVS TGT या किसी दूसरे स्टेट के TGT PGT की तैयारी करनी होती है, उसका बैच अलग आता है। उसका कोर्स 3 से 3.5 महीने का है, इसका कोर्स केवल 1.5 महीने का है। क्लियर? और जैसे ही हमें लगेगा कि अब नोटिफिकेशन आ रहा है, तो हम तुरंत TGT PGT और UGC नेट का बैच लेके आएंगे। बात समझ में आई? तो यहां जर्नली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे हिंदी पूछी जाती है, जो सबके लिए कंपलसरी है। ठीक है, यही वो हिंदी है जो सुपर टेट के एग्जाम में पूछी जाती है, यही वो हिंदी है जो यूपी टेट के एग्जाम में पूछी जाती है, यही वो हिंदी है जो DSSB में पूछी जाती है, यही वो हिंदी है जो KVS में, PRT TGT PGT में पूछी जाती है। ये बात समझ रहे हो? अगर आप इसको भी कंप्लीट कर लेते हो तो 50% तो काम आपका हो गया। अब 50% इससे अलग पढ़ना है आपको TGT PGT UGC नेट के लिए। हालांकि DSSB TGT PGT में लगभग पिछली 2-3 भर्तियों को अगर देखें तो ग्रामर का रोल ज्यादा है, लिटरेचर का रोल कम है। और जब ऑनलाइन एग्जाम नहीं होते थे, ऑफलाइन होते थे, तो उस दौरान लिटरेचर ज्यादा है और ग्रामर कम पूछा जाता है। लेकिन जब से ऑनलाइन एग्जाम होने शुरू हुए तो हिंदी TGT PGT में भी ग्रामर 70% पूछी जा रही है। क्लियर? चलो जी, अब बात करते हैं वृद्धि संधि की। क्या है वृद्धि संधि का नियम? जहां शब्द के बीचों बीच 2 मात्रा ऐ और औ की हो, 2 मात्रा किसकी हो? इस वाले ऐ और औ की हो, तो वो क्या कहलाते हैं? वो वृद्धि संधि के उदाहरण कहलाते हैं। सदैव, तथैव, महोज, वनौषधि।
यहाँ शब्द के बिल्कुल बीचों बीच दो मात्रा, इसमें भी दो मात्रा। इन दोनों में दो मात्रा किसकी है? इसकी, क्योंकि इसकी दो मात्रा होती है। इन दोनों में दो मात्रा किसकी है? इसकी। इसकी मात्रा कितनी होती है? दो। कहाँ है? ये रही। ये शब्द बने कैसे हैं? ये शब्द बना है सदा और एव। सदा मतलब हमेशा, एव मतलब ही, जो हमेशा ही होता हो, सदैव। ये कैसे बना है? तथा और एव। ये कैसे बना है? महा और ओज। ओज कहते हैं तेज को, चमक को, लावण्यता को। वन और औषधि, ये क्या हो गया? वनौषधि। कौन से दो वर्णों का मेल हुआ है? यहां से हमने आ लिया, इधर से आई लिया। यहां से भी आ लिया, इधर से आई लिया। यहां से आ लिया, इधर से औ। यहां से ए लिया और इधर से ये वाला औ। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है, इन दोनों को मिला के क्या बना है? आई बना। इन दोनों को मिला के आई बना, और इन दोनों को मिला के क्या बना है? औ बना। इन दोनों को मिला के क्या बनता है? औ बनता है। तो जहां भी आई और औ बने वो कहलाती है वृद्धि संधि। क्या कहलाती है? वृद्धि संधि। ये स्वर है, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है। यहाँ पे ये भी स्वर है, ये भी स्वर है। यहाँ पे ये भी स्वर स्वर, ठीक है। तो सारे स्वर संधि के उदाहरण हुए। यहाँ पे ये भी स्वर है, स्वर संधि के उदाहरण हुए। यहाँ पे ये भी स्वर है, स्वर संधि के उदाहरण हुए। तो स्वर संधि कहाँ होती है? जहां 11 या 13 स्वर में से कोई भी दो स्वर आ जाए। कुछ यहाँ पे आए हैं स्वर, कुछ ये आए हैं, कुछ ये आए हैं। सारे कोई भी व्यंजन नहीं है इनमें, सारे स्वर है। तो ये सारे स्वर संधि के उदाहरण तो है ही, लेकिन स्वर संधि के जो 5 भेद हैं उनकी कंडीशन जो अप्लाई हो रही है उसके भी उदाहरण है। ये वृद्धि संधि के उदाहरण है। ये किसके हैं? वृद्धि संधि के। इसके बाद क्या है? अयादि संधि। कहाँ होगी अयादि संधि? जहां शब्द के बीचों बीच य और व वर्ण हो, या तो य हो या व वर्ण हो, तथा इनसे पहले स्वर सहित व्यंजन, पूरा व्यंजन हो। स्वर सहित व्यंजन, पूरा व्यंजन हो, तो वो क्या कहलाते हैं? अयादि संधि कहलाती है। यहां पे क्या है? य और व से पहले आधा व्यंजन होना चाहिए, और यहां य और व से पहले पूरा व्यंजन होना चाहिए। यही दोनों में अंतर है, ठीक है। चलो जी देखते हैं। जैसे यहां शब्द आ गया नयन, यहां शब्द आ गया नायक, यहां शब्द आ गया पवन, और यहां शब्द आ गया पावन। तो यहां क्या है? शब्द के बीचों बीच व पहले पूरा व्यंजन, शब्द के बीचों बीच प पहले पूरा व्यंजन, शब्द के बीचों बीच य पहले पूरा व्यंजन, शब्द के बीचों बीच य पहले पूरा व्यंजन। इसलिए अयादि संधि की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि हम कहीं से भी टुकड़े करें, कहीं से भी इसको तोड़े, कभी भी कोई मीनिंग नहीं होगा। जो अब तक हमने दीर्घ, यण, गुण और वृद्धि संधि पढ़ी, उसमें दोनों का अर्थ होना कंपलसरी है। अगर दोनों का अर्थ नहीं है तो वो उसका राइट संधि विच्छेद भी नहीं है। लेकिन अयादि संधि में कभी भी संधि विच्छेद जो हमने किया है, संधि विच्छेद कहते हैं शब्दों को उस जगह से अलग करना जिससे वो शब्द बना है, अर्थात शब्दों को उसके पुराने रूप में ले आना, जैसा वो शब्द बनने से पहले समाज में अलग अलग संदर्भों में प्रयोग हो रहा था। लेकिन अयादि संधि के अंदर कहीं से भी टुकड़े करेंगे कोई भी मीनिंग नहीं होगा। तो यहां जैसे हमने यहां टुकड़े किए, ये क्या है? ने और अन, और ये क्या है? नई और अक, और ये क्या है? पो और अन, और ये क्या है? पौ और अन।
अब इनमें से किसी का भी मीनिंग नहीं है। ये अयादि संधि की दूसरी सबसे बड़ी खासियत है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज ये होंगे कि यहाँ एक मात्रा, यहाँ दो, यहाँ एक, यहाँ दो, हमें कैसे पता चलेगा कि ये किसका राइट संधि विच्छेद यही क्यों है। आप उच्चारण करके देखो, ने और अयन दोनों को एक साथ बोलो तो आप नयन उच्चारण करें। ने और अक नायक, पो और अन पवन, पौ और अन पावन। क्लियर? तो ये तो सिर्फ मैं आपको जो दुविधा आपको रहती थी ना संधि में, उस दुविधा को दूर करने के लिए शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से स्वर संधि के 5 भेद आपके सामने रखा हूं। अब मैं चीजों को यहां से शुरू करूंगा एक एक को, और आने वाली 2 क्लासें इन्हीं की होगी जिसको मैं कंप्लीट कर चुका हूं। उम्मीद करता हूं कि यहां तक अगर चीजें आपकी समझ में आई तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। मैं इसको डिटेल में पढ़ाने जा रहा हूं दूसरे अलग मेथड से। मैं तो सिर्फ ये बता रहा था कि ये जरूरी नहीं होता है कि आप हिंदी के विद्वान बनो, साहित्यकार बनो, तभी आप हिंदी के सारे क्वेश्चन सही करके आओगे। अगर आप हिंदी को कम समय देके वहां सारे क्वेश्चन सही करना चाहते हो, ताकि हिंदी के जो क्वेश्चन है उसमें कम समय जो दिया वहां से समय बचा के मैथ और रीजनिंग और बाकी दूसरे सेक्शन को अगर दो आप, तो आपका भला ज्यादा होगा। तो यानी कि हिंदी को पढ़ाने के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग फॉर्मेट है, और जब तक उस तरीके से चीजों को नहीं पढ़ोगे तब तक सारी चीजें रटी हुई होगी, और रटी हुई चीजें आदमी का खुद नुकसान करती है। ठीक है, जब पेपर में जाते हैं वहां प्रेशर में होते हैं, तनाव में होते हैं, तो प्यारे दोस्तों वो रटी हुई चीजें वहां काम नहीं आती। ठीक है, तो एक तो तरीका था ये जिसमें अयादि संधि के 5 भेद हो गए खत्म। अगर मान के चलो शब्द दे के पूछ रहे हैं कि कौन सी है तो आप तुरंत बताओगे, सेकंड भी नहीं लगाओगे आप। ठीक है, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका वो है जिस तरीके से आप चीजों को पढ़ते आए हो, क्योंकि रीजन क्या है ना, हम इस टॉपिक को इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि संधि से क्वेश्चन आएगा, हम इस टॉपिक को इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें उपसर्ग पढ़ते तभी हम सही कर पाएंगे जब हमें संधि विच्छेद आता हो। हम वर्तनी तभी बता पाएंगे जब हमें संधि का ज्ञान हो। हम पर्यायवाची शब्दार्थ तभी निकाल पाएंगे जब हमें सही तरीके से शब्दों के टुकड़े करने आते। हम अनेक अर्थी अर्थात एक शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक शब्द ले लिया यहाँ अब्ज, और ये पूछा जा चुका है आपके टीचिंग के एग्जामों में अनेक बार। अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि अब्ज बताइए क्या होता है, ये किस लिए हम प्रयोग करते हैं अब्ज का प्रयोग। अब जब तक संधि नहीं आती तो ये क्या है, हमारा अप और जय है। ये यहां पर इससे पहले क्या था, ये अप और जय प्रत्येक वर्ग का पहला अपने वर्ग के तीसरे में बदल जाता है। पै वर्ग के अंदर जो वर्ण आते हैं वो आते हैं पै, फै, बै, भै और मैं। ये है तीसरा, ये है पहला। पहला तीसरे में, तीसरा पहले में शब्द का अर्थ बनाने के लिए बदल जाता है। पहली कंडीशन ये बनी, दूसरी कंडीशन ये बनी, तीसरी में जाके ये शब्द बना है 300 साल बाद अब्ज। अब इस अप का अर्थ पानी होता है और जय का अर्थ होता है जन्म लेना। तो जो पानी में जन्म लेता है, एक तो पर्यायवाची इसका क्या हो गया, कमल का पर्यायवाची हो गया ये, क्योंकि कमल पानी में जन्म लेता है। एक चंद्रमा भी पानी में जन्म लेता है, एक मछली भी पानी में जन्म लेती है, एक शंख भी पानी में जन्म लेता है। तो अब्ज का प्रयोग हम कमल के लिए, चंद्रमा के लिए, मछली के लिए, शंख के लिए करते हैं। तो जब तक आपको संधि विच्छेद नहीं आता, संधि नहीं है, तब तक आपको शब्द का अर्थ नहीं आता, और जब तक शब्द का अर्थ नहीं आता तब तक आपको पर्यायवाची भी नहीं आते, और जब तक आपको पर्यायवाची नहीं आते तब तक आप नहीं बता सकते कि इस शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में, किन संदर्भों में किया जाता है। आप क्या करते हो, आप करते हो ये, और फिर चाहते हो 4200, 4600, 4800 पे ग्रेड पे भर्ती होना। आप क्या करते हो, आप करते हो ये सूर्य का पर्यायवाची,
एक सूरज होता है, दिनकर होता है, भानु होता है, भास्कर होता है, रवि होता है, दिवाकर होता है, दिनेश होता है। 6 क्लास में आदत डाली गई थी आप लोगों को ऐसे, सूर्य का पर्यायवाची, ठीक है, भानु, भास्कर, रवि, दिनेश, दिनकर, ये होता है, रट लिया। अब दिनेश क्यों कहते हैं? दिन और ईश से मिलके शब्द बना है। ईश का मतलब स्वामी, जो दिन का स्वामी है वो दिनेश कहलाया। अब प्यारे दोस्तों, गलती कहां हो रही है? गलती हो रही है ये जो सूरज था, ये जो भानु था, ये भास्कर, ये रवि, ये दिवाकर, ये दिनेश, प्रत्येक शब्द के जब पर्यायवाची करते हो तो आप इनको केवल और केवल याद करते हो, रटते हो। 18 साल के बाद कभी भी चीजें याद नहीं होती है, 18 साल से पहले चीजें याद होती है। आपने 9th और 12th में तमाम किताबों में जो डेफिनेशन लिखी थी, सेम टिकटो उठा के अपने पेपर में छाप दी थी, लेकिन आज नहीं छाप सकते हो। ग्रेजुएशन में जितने भी क्वेश्चन के आपने आंसर दिए वो किसी किताब की लैंग्वेज नहीं थी, वो आपके खुद के शब्द थे, खुद की लैंग्वेज थी, क्योंकि आपने समझ बढ़ा के वहां आंसर लिखे। लेकिन 12th और उससे पहले के जितने भी एग्जाम हैं वो सारे के सारे सेंटेंस एज इट इज किताबों के थे, एज इट इज किताबों के थे, क्योंकि 18 साल तक चीजों को रटा जा सकता है, याद किया जा सकता है, लर्न किया जा सकता है। 18 साल के बाद कल्पना शक्ति, चिंतन शक्ति, तर्क शक्ति विकसित हो जाती है और फिर हम रट नहीं सकते हैं। तो जिन बच्चों को भूलने की बीमारी है तो उसका कारण यही है कि वो चीजों को केवल रटते हैं, तर्क के साथ समझते नहीं है। यहाँ नौकरी जो मिलती है वो तर्क के साथ समझने से मिलती है। तो जब तक समझ बढ़ेगी नहीं तब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप उन चीजों से फ्री नहीं होंगे। तो यहां आपको ध्यान रखना है कि ये एक दूसरे के पर्यायवाची कैसे बने। ये तत्सम शब्द है संस्कृत का, तो किसी भी शब्द का एक उसका जो तद्भव होता है वो क्या बनेगा? उसका पर्यायवाची बनेगा। तद्भव का तत्सम और तत्सम का तद्भव। हिंदी का संस्कृत और संस्कृत का हिंदी उसका पर्यायवाची बनेगा, 1 पॉइंट। दूसरा जो ये भानु है प्यारे दोस्तों, ये बोला जाता है तमिल के अंदर। ये जो भास्कर हैं ये बोला जाता है आंध्र प्रदेश के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर। जो ये रवि हैं ये है उड़िया का शब्द, उड़ीसा में बोला जाता है। ये जो दिवाकर हैं ये मलयालम, ये केरल में बोला जाता है। और ये जो दिनेश हैं ये अपने आप में संधि का शब्द है। तो कोई एक वस्तु है, कोई एक पदार्थ है, कोई एक व्यक्ति है। भारत में अनेक राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, तो उन भाषाओं में भी तो उसका कोई नामकरण किया गया है। उड़ीसा में चले जाओ ना, कोई सूरज कहता ना सूर्य, वो रवि बोलेंगे। आप आंध्र प्रदेश में जाओ वो भास्कर बोलेंगे। आप तमिलनाडु में जाओ वो भानु बोलेंगे। आप हिंदी में चले जाओ वो सूरज बोलेंगे। पंडित जी संस्कृत का जो उच्चारण करते हैं श्लोकों के माध्यम से, मंत्रों के, वो हमेशा सूर्य शब्द का प्रयोग करेंगे, कभी सूरज का नहीं करेंगे। संधि ने बना दिया दिन और ईश मिल के दिनेश। तो ये जो पर्यायवाची बने एक दूसरे के, ये कहां से बने? अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाओं में एक व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ को अलग अलग नाम दिया गया, वे सब पर्यायवाची कहलाए। और जब तक ये बैकग्राउंड आपको नहीं पता तो फिर रटते रहो। घोड़े को तुरंग भी कहते हैं, बाजी भी कहते हैं, अशुभ भी कहते हैं, क्योंकि जरूरी थोड़े ही है वो यहां से आपसे शाब्दिक अर्थ पूछ लेगा, अनेकार्थी शब्द पूछ लेगा, तत्सम तद्भव पूछ लेगा, अन्य भाषा में इसका क्या नाम है ये भी पूछ लेगा। लेकिन आपने तो रट्टा पर्यायवाची का मारा है, लेकिन उसी पर्यायवाची को बाकी कहां इंप्लीमेंट करोगे? जब तक ये चीजें नहीं सीखोगे तो फिर इसी चीज जो आपको आती है उसका जब प्रयोग करना आप नहीं जान रहे हो तो फिर वहां वो क्वेश्चन आप गलत करके आओगे। क्लियर? चलो जी, 11 बज गए, आज के लिए इतना ही। तो उम्मीद करता हूं प्यारे दोस्तों आपको बहुत अच्छे तरीके से चीजों को समझ बनी होगी। ध्यान ये रखना है, हर टॉपिक में 50% चीजें नहीं पढ़ेंगे,
पढ़ाने का मेरा तरीका अलग है, तो मुझे मत सिखाने की कोशिश करो कि सर कौन सा टॉपिक बच गया है, कौन सा पहले पढ़ाना है, कौन सा टॉपिक कब पढ़ाना है, मुझे अच्छी तरीके से पता है। ठीक है, तो इसीलिए किस सेक्शन में, किस टॉपिक में कितने सेक्शन हैं और किस सेक्शन को पहले किस सेक्शन को बाद में कराना है, वो मैं कई हजार बच्चों को ऐसा करा के सिलेक्शन दिलवा चुका हूँ। इसीलिए मैं अपना तरीका बदलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ मैक्सिमम बच्चे उससे चीजों को सीखते हैं और सीखकर वो 100% हिंदी में परफॉर्मेंस करते हैं और हिंदी के दम पे वो टीचर बन जाते हैं। क्लियर। अब बात है आपकी कि आप किस मूड के साथ आते हो, आप किस मूड के साथ पढ़ना चाहते हो। जो आपके पास हिंदी की नॉलेज है उसको साइड में रखो, जो मेरे पास है उसको ले लो, और बाद में जब टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो अपने वाली नॉलेज और मेरे वाली नॉलेज आपस में मिक्स कर लो, और उसके बाद जो आपके पास कॉन्सेप्ट होंगे तो वो हो सकता है मेरे कॉन्सेप्ट से ज्यादा बेहतर हो। लेकिन पहले ही दिमाग में जो ठूस ठूस के बिना लॉजिक बिना सीक्वेंस के भर लिया है और मेरा आप लेना ही नहीं चाहते जो मेरे पास है, तो फिर तो आपका भला होने वाला नहीं है। तो इसलिए पहले चीजों को क्लियर करो, सीक्वेंस में लॉजिकली चीजों को ध्यान से सुनो। मैंने ये बताया था कि पहला काम मेरा सिलेबस पे डिस्कशन का होता है, वो मैं कर चुका हूँ। आप लोगों के पास वो वीडियो है, जरूर सुनना। ठीक है। दूसरी चीज मैंने ये कहा था कि जब मैं टॉपिक की चर्चा करता हूँ तो मैं सिर्फ टॉपिक पे ही फोकस करता हूँ, दाएं बाएं की चीजों पे मैं चर्चा नहीं करता हूँ। कमेंट मुझे सारे दिखाई दे रहे हैं, सारे कमेंट मैं पढ़ भी पा रहा हूँ। ठीक है, बशर्ते मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे ये पता है कि जो चीज आप पूछ रहे हो, ठीक है, वो चीजें टाइमली आपके साथ पहुंचेगी। अब किसी क्वेश्चन का जवाब कमेंट का आपको आज मिलेगा, किसी का कल मिलेगा, किसी का परसों मिलेगा, किसी को चलती हुई लाइव क्लास में मिलेगा, किसी को यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। चलिए, क्योंकि मुझे ये पता है मुझे 50 से ज्यादा क्लासें देनी है जिसमें मुझे अपना ये पूरा सिलेबस करना है, और जिस दिन मैं 50 क्लास ले ली और जिस दिन आपने 50 क्लास अटेंड कर ली, ना आपके पास कोई डाउट बचेगा, ना आपके पास पूछने का कोई क्वेश्चन बचेगा, और ना मुझे कुछ बताने का रह जाएगा। इसलिए काम हमें वो करना है जिस काम को करके हम फाइनली सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि हमारा और आपका मोटिव एक ही है कि 2023 में नौकरी चाहिए, और 2023 में नौकरी तब मिलेगी जब हम सही तरीके से चीजों को पढ़ेंगे। क्लियर। डेमो के रूप में आपके पास कुछ रिकॉर्डिंग क्लास होगी, ये ध्यान रखना है, एक टॉपिक की। बाकी कोई भी क्लास आपकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी, सारी क्लास लाइव चलेगी। मैं रोज यहाँ पे दिन नहीं लिखूंगा कि आज फलाना दिन है, इतने बज के इतने मिनट हो चुकी है, 20 तारीख है, ठीक है, मार्च का महीना चल रहा है, 2023 चल रहा है। बच्चों की तरह मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। मुझे पता है मैं जिन लोगों को पढ़ा रहा हूँ वो मेरे से ज्यादा नॉलेज रखते हैं, मेरे से ज्यादा विद्वान हैं, कुछ साहित्यकार भी हैं, ठीक है, कुछ इसमें बड़े बड़े फिलोसफर भी हैं। लेकिन फिर भी मैं ये मान के चलता हूं कि हमें जिस मैच्योरिटी के साथ चीजों को रखना है उस तरीके से अगर हम चलेंगे तो हम सिलेक्शन पा जाएंगे। क्लियर। तो आप कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बात पूछिए, मैं जरूर आपके चीजों को रिस्पॉन्स करूंगा। ठीक है, ये मत मानिए कि मैं कमेंट नहीं लेता हूं, मैं सारे कमेंट पढ़ रहा हूं। ठीक है, लेकिन मुद्दा है सिलेबस को कंप्लीट करने का। क्लियर। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। तो फिर कल मिलते हैं। ठीक है, संधि वाले इसी टॉपिक के साथ दीर्घ संधि से चीजों को शुरुआत करेंगे और फिर एक एक को करके आगे बढ़ेंगे। आने वाली आगे 2 क्लास केवल स्वर संधि के 5 भेदों की ही होगी। धन्यवाद।